मैं सिरोही के श्री क्षत्रिय राजपूत कल्याणकारी संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। सभी पत्रकार बंधुओं का वेलकम करता हूं कि आप ऐसी बरसात के बीच भी समय निकाल के आए। मैं आपको एक खास विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। EWS जन जागृति मंच के माध्यम से मैं राजस्थान के करीब 25 जिलों में यात्रा करते हुए आज सिरोही जा रहा हूँ। सिरोही में मेरा ये दूसरा प्रवास है। इससे पहले मैं सिरोही के सर्किट हाउस में भी प्रेस वार्ता कर चुका हूँ और कुछ प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर चुका हूँ। EWS जन जागृति मंच का एकमात्र उद्देश्य है, ये गैर राजनीतिक मंच है। हमने कोशिश की है कि इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, और EWS वर्ग है जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, जैन, इवन मुस्लिम भाइयों के भी जो सामान्य जाति में आते हैं, शेख हैं, मुगल हैं, पठान हैं, सैयद हैं, तो मुस्लिम है लेकिन जनरल कैटेगरी में है। ऐसे ही सिख भाई भी हैं, करीब 40% के करीब हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। हमारे क्रिश्चियन भाई भी हैं, वो भी, उनका भी वो वर्ग जो सामान्य जाति में आता है। इसको आप यूं भी कह सकते हो कि SC, ST, OBC के अलावा जो बची जातियां हैं वो सब EWS कैटेगरी में आती है। लंबे समय से देश में सामान्य जाति के गरीब लोगों को आरक्षण मिले या उनको जो पिछड़ गए हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, इसकी 30-40 साल से देश के अलग अलग हिस्सों में मांग उठती रही है। जैसा आपको पता है कि SC, ST का आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब लेके आए, उस उद्देश्य यही था कि दलित जाति के हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, ये समाज से जो कट गए हैं वो समाज के बराबरी में आए। और उसका परिणाम भी देखा कि SC, ST के आरक्षण के बाद में हमारे SC, ST के भाई बहन जो हैं वो आज समाज की मुख्य भूमिका में आए हैं। हमें खुशी है कि वो कलेक्टर, SP, पॉलिटिकल एम्पावर, सोशल एम्पावर, इकोनॉमिकली एम्पावर हुए। इसी तरह से मंडल आयोग की रिपोर्ट देश में लागू हुई। VP सिंह जी तब प्रधानमंत्री थे। वर्ष 89 का ज़माना आपको भी याद होगा कि मंडल आयोग ने OBC के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया, और OBC का जब से आरक्षण मिला तब से जो OBC में जो शामिल जातियां थी वो भी पॉलिटिकल एम्पावर हुई, सोशल एम्पावर हुई, इकोनॉमिकली एम्पावर हुई, और समाज के मुख्य जो किरदार हैं यानी समाज के अग्रणी भाग में वो भी आके खड़ी हुई, यानी बराबरी का उनको भी हक मिला। इसी तरह से सामान्य जाति के जो गरीब लोग थे वो पिछड़ गए थे। जन्म जरूर वो चाहे राजपूत में लिया, चाहे ब्राह्मण बने, चाहे वैश्य बने, लेकिन सबकी स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। वो आर्थिक रूप से पिछड़ गए। इस बात को लेके आरक्षण की मांग उठती रही। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे तब ये EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की बात चली। उसके बाद में राजीव गांधी जी आए, तब भी ये बात थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उनके ज़माने में राजनाथ सिंह जी थे। उनके राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन हुआ, सामाजिक न्याय का आंदोलन हुआ। हालांकि सामाजिक न्याय मंच के माध्यम से जो आंदोलन हुआ वो OBC में शामिल होने को लेके था। राजनाथ फार्मूला बना, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। सबसे पहले देश में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात 14%। अशोक गहलोत जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के वर्ष 98 से 99 में, सबसे पहले देश में अशोक गहलोत जी ने 14% आरक्षण की बात की, और उसके लिए उन्होंने अपने अपने स्तर से प्रयास भी किए।
सरकार बदली, राजस्थान में वसुंधरा जी आई, उन्होंने भी प्रयास किए, उन्होंने बात आगे बढ़ाई, लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को आरक्षण तब तक नहीं मिल सकता था जब तक संविधान में संशोधन नहीं होता। संशोधन बिना संशोधन के संभव नहीं था। और मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, यूपीए की जब सरकार थी, कई पार्टियों की मिलके सरकार थी और संविधान संशोधन नहीं हो पाया। लेकिन एक अच्छा काम उस वक्त हुआ जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। एक आयोग बना, रिटायर्ड मेजर जनरल एसआर सिन्हा आयोग। वो आयोग 5 साल काम किया, 2005 में बना और 2010 में उसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि आयोग ने रिपोर्ट दे दी, वो रिपोर्ट आप अगर देखेंगे तो वो आपके जो सोशल मीडिया पे एआई से, चैट जीपीटी से मैं जो बोल रहा हूँ वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। इनकम को आधार मान के आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, ये उन्होंने सिफारिश की। लेकिन केंद्र में सरकार कई दलों के होने के कारण वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, कई सालों बाद 2014 में बनी और 2019 तक यानी 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी 2014 से 19 तक भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को जो सिन्हा आयोग ने रिकमेंड कर दी थी वो भी लागू नहीं कर पाए। लेकिन हमें खुशी है कि 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस को उन्होंने 10% आरक्षण दिया। हालांकि मैंने कहा कि 14% आरक्षण देने की बात अशोक गहलोत जी ने कही थी, तो 14 से घटा के 10% किया। लेकिन 103वां संविधान संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा के उन्होंने लागू किया। इस बात का हमने सब ने उनको वेलकम किया, हमने धन्यवाद दिया। जब ड्राफ्ट बाहर आया, ड्राफ्ट को हमने स्टडी की, तो वो ड्राफ्ट में उन्होंने शर्तें बहुत सी अनावश्यक जोड़ दी। अब शर्तें क्या जोड़ी? शर्त नंबर 1 लगा दी, 8 लाख इनकम से कम होगी वही ईडब्ल्यूएस आरक्षण का हकदार होगा। शर्त नंबर 1 हम इसको मंजूर करते हैं। शर्त नंबर 2 लगा दी, 5 एकड़ भूमि से कम जमीन होगी तो ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पात्र होगा। आप जान सकते हैं राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, मरुस्थल है, उसमें 5 एकड़ भूमि की शर्त लगाना किसी भी एंगल से न्यायोचित नहीं है। पंजाब की ज़मीन की कीमत अलग है, हरियाणा की ज़मीन की रेट 5 एकड़ की अलग हो सकती है। राजस्थान में तो बड़ा भूभाग जो है वो इतना प्रोडक्टिव ही नहीं है। और भारत सरकार की जो कमेटी है, नीति आयोग, कहता है कि 5 एकड़ में 2 लाख 2.5 लाख इनकम होती है। अगर 2 लाख 2.5 लाख इनकम मान लें, जो राजस्थान में होती नहीं है 5 एकड़ में, फिर भी अगर वो भी मान लेते हैं जो भारत सरकार की रिपोर्ट खुद कहती है, तो फिर ये शर्त लगाने की जरूरत का, जब 8 लाख की आपने शर्त लगा दी तो ये शर्त नहीं लगनी चाहिए थी। शर्त नंबर 3 लगा दी, कोई भी गांव में रहने वाला परिवार ईडब्ल्यूएस का अगर 200 गज का प्लॉट है उसके पास, वो भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पात्र नहीं है। मैं घूम रहा हूँ, 25 जिले जाया, मुझे बकरी चराने वाला, भैंस रखने वाला, गाय रखने वाला छोटा किसान भी नहीं मिला जो गांव में रहता है और उसके पास 200 गज का प्लॉट नहीं है। 200 गज का प्लॉट, बकरी भी अगर 5 है, उसको रखने के लिए, चारा रखने के लिए भी जरूरी है। तो ये शर्त, अनावश्यक शर्त लगा दी। और खुद भारत सरकार कहती है कि हमारा भारत देश है वो 70% आबादी गांव में रहती है। तो इसका मतलब ग्रामीण भारत की 70% आबादी को इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण का से आपने अपात्र कर दिया, अमान्य कर दिया, अयोग्य करार दे दिया। यह भी न्यायोचित नहीं थी। शर्त नंबर 4 लगा दी, अगर शहर में कोई ईडब्ल्यूएस वर्ग का परिवार रह रहा है, शहर में, शहर का क्या सीमा कर दी, 100 गज का प्लॉट अगर है उसके पास, वो भी इस आरक्षण का हकदार नहीं। अब आप बताइए, सिरोही की रेट अलग है, शिवगंज में 100 गज की अलग रेट है, जोधपुर की अलग रेट है, जयपुर में 100 गज की और ज़्यादा रेट है, गुड़गांव में अगर 100 गज है तो उसकी और ज़्यादा रेट हो सकती है। पूरे देश में 100 गज की समान शर्त करना
किसी भी एंगल से न्यायोचित है क्या? बिल्कुल नहीं। और 5वीं शर्त लगा दी, अगर आप पक्के घर में रह रहे हो, छत आपकी है, 1000 फीट की छत है, फ्लैट है, तो भी आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण के हकदार नहीं। 1000 स्क्वायर फीट यानी 30 × 30। तो फिर ये आरक्षण का जो हमने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया, तो ये आरक्षण एक हाथ से दिया आपने और दूसरे हाथ से वापस ले लिए। इस आरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं रहा, इतनी शर्तें जोड़ दी। तब हमने 19 में अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, हमने उनसे आग्रह किया, साहब ये जो शर्तें प्रधानमंत्री जी ने तो जोड़ दी, आपने 14% कही थी, 14 घटा के 10 कर दिया, ये शर्तों को आप जांच कर लो। हमने ज्ञापन दिया उनको, तमाम राजपूत संगठन, ब्राह्मण संगठन, वैश्य संगठन, सबने हमको ज्ञापन दिया और वो ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री जी को दिया। उन ज्ञापनों का मुख्यमंत्री जी ने परीक्षण करवाया और परीक्षण कराने के बाद आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि 20 अक्टूबर 2019 को केंद्र में लागू कब हुआ? 19 जनवरी 2019 को। और राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ज्ञापन की जांच करा के 8 लाख इनकम के अलावा बाकी सारी शर्तें हटा दी। एक शर्त रखी केवल 8 लाख इनकम राजस्थान में, बाकी 5 एकड़ भूमि हटा दी, 200 गज गांव की शर्त हटा दी, 100 गज की शहर की शर्त हटा दी और 1000 पक्की छत हटा दी। एक शर्त रखी। उसका फायदा क्या हुआ? हमारे ईडब्ल्यूएस वर्ग जो राजस्थान में 28% है, 28% ईडब्ल्यूएस वर्ग है, उस वर्ग के हमारे बच्चे बच्चियां बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में आने लग गए। बहुत सी नौकरियों की आप अगर डिटेल जाएंगे, क्लास 4 से लेके क्लास 3 से लेके सेकंड, फर्स्ट, इवन आरएस में अभी रिजल्ट आया है, एक 142 हमारे लड़के लड़कियां ईडब्ल्यूएस वर्ग के वो आरएस बने। हमारी एकमात्र मांग है कि जैसे राजस्थान में ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण किया, एक 8 लाख की शर्त है, ऐसी की ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार कर देवे, ताकि केंद्र की जो नौकरी है, जब हमारे बच्चे आरएस बन रहे हैं, हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस भी बनने लगे। हमारी एकमात्र मांग है। और जैसे अशोक गहलोत जी ने हटाई, ऐसे प्रधानमंत्री जी 1 सेकंड में एक ऑर्डर करना है। अच्छा, खाली राजस्थान में नहीं हटी है, गुजरात में भी हट गई है, आंध्रा में भी हट गई है, स्टेट में। तो जब राजस्थान में कांग्रेस ने हटा दी, गुजरात में बीजेपी की सरकार है वहाँ तो उन्होंने भी हटा दी, और आंध्रा में टीडीपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी हटा दी। तो इसका मतलब ये भी उचित नहीं है कि बीजेपी राज्य ने नहीं हटाई है, कांग्रेस राज्य ने हटा दी, बीजेपी राज्य ने हटा दी, और तीसरा जो पार्टी है टीडीपी, जो बीजेपी का सहयोगी गठबंधन है, उन्होंने भी हटा दी। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे की कोई नौकरी, हमारा बच्चा फार्म भरे, रेलवे की नौकरी करना चाहे, कोई बैंक में नौकरी देना चाहे, कोई एसएससी देना चाहे, कोई यूपीएससी देना चाहे, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहे, अगर राजस्थान की तरह सरलीकरण कर दें, हजारों बच्चे हमारे हर साल केंद्र की नौकरी में जाने लग जाए। एकमात्र हमारी मांग है, कोई इसमें राजनीति नहीं है। तो मैं सभी से आपके माध्यम से अपील करता हूँ, इसमें हमने सब दलों के नेताओं को बुलाते हैं, सब दल के नेता उसको वेलकम करते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। और दूसरा हम मांग कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव आ गया, लोकल बॉडी चुनाव आ गया, तो ईडब्ल्यूएस वर्ग को ओबीसी की तरह हमको जो 10% दिया है, ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी पंचायत चुनाव और लोकल बॉडी चुनाव में आरक्षण दिया जाए। ये हमने एक मांग, जो वो राजस्थान सरकार कर सकती है, वो भजनलाल जी कर सकते हैं, ये हमने एक मांग और रखी है जो जायज़ है, क्योंकि चुनाव इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता सरपंच का। तो जो गरीब है, ईडब्ल्यूएस वर्ग का आदमी, जो ईडब्ल्यूएस का मतलब गरीब, तो सामान्य वर्ग का गरीब आदमी भी पंचायत चुनाव में वो भाग लेने लगे, ये हमारी मांग है। बाकी राजस्थान में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है उसकी वैधता 3 साल है, दिल्ली में 1 साल है। हम कह रहे हैं कि जैसे राजस्थान में 3 साल एक बार बन गया सर्टिफिकेट, 3 साल रहेगा, ऐसा ही सेंटर वाले भी कर दें। दूसरी हमारी मांग है कि यहाँ हमारी जो महिला है उसकी इनकम को पति और पिता की इनकम को जोड़ के ये इनकम कर रखी, जो बिल्कुल बेतुकी है। अगर लड़की की शादी हो गई तो पति की इनकम जोड़ दो, लड़की कमा रही है तो पिता की इनकम जोड़ दो।
महिलाओं के ऊपर अत्याचार किस बात का भाई? कि महिला अगर ईडब्ल्यूएस की है, वो नौकरी करना चाहेगी, तो जो 8 लाख की शर्त है, उस इनकम को पति की इनकम भी जोड़ रहे हैं और पिता की इनकम भी जोड़ के कर रहे हैं। तो बहुत सी महिलाएं, क्या बड़ी मात्रा में महिलाएं हमारी ईडब्ल्यूएस की, वो नौकरी से वंचित हो रही हैं। हम कह रहे हैं कि एक इनकम आप वो रखिए। जितने भी छात्रवृत्ति है, राजस्थान में हमने छात्रवृत्तियां दिलाई, स्कूटी दिलवाई ईडब्ल्यूएस वर्ग को, वो भी आप करिए, केंद्र में भी करिए। तो हमारी शिक्षा में जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनमें जो रिजर्वेशन है, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ना चाह रहे हैं, अगर केंद्र में हो जाए तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसमें हमारे बच्चे और ज़्यादा एडमिशन लेने लग जाए। खाली नौकरी नहीं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को बड़ा फायदा तभी मिल सकता है जब राजस्थान मॉडल पूरे देश में लागू किया जाए। यही मैंने आपको पूरा ब्रीफ किया है। आपका कोई सवाल जवाब हो तो पूछिए। सर, आप 25 जिलों में घूमने की बात किया आपने। 25 जिलों में घूम करके आप जो जागरण कर रहे हैं, उसमें क्या रणनीति बना रहे हैं? कोई आगे फ्यूचर में कोई आंदोलन की रणनीति है? कोई रणनीति नहीं बना रहे हैं। भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनम्रता से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए आप, ये भी गरीब बच्चे हैं, इनके लिए आप कुछ नहीं करिए, इतना सा करिए, जो आपने आरक्षण दिया है उसका सरलीकरण करा दीजिए। और अगर आपने नहीं किया तो हम फिर जयपुर में, मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा कि एक दिन के लिए मैं जयपुर इनको बुलाऊंगा। हम 1-2 लाख की संख्या में जयपुर इकट्ठे होंगे, शांतिपूर्वक ढंग से हम हमारा प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो यही हो सकता है। एक दिन हम जयपुर बुलाएंगे और फिर भी नहीं माने तो एक दिन हम दिल्ली भी जाना पड़े, हमको पार्लियामेंट तक कूच करना पड़े तो ज़रूर करेंगे।